अम्मी मुझे घसीटते हुए सीधा घर लेकर आ गई और आते से ही मुझसे सवाल जवाब चालू कर दिए। अम्मी पूछने लगी, कौन है वो लड़का, कौन है वो आवारा। मैंने कहा, अम्मी वो आवारा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। अम्मी ने इतनी देर में मेरे ऊपर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी, इतनी बड़ी झूठी है तू, इतनी गिर सकती है तू, मैं नहीं जानती थी। मुझे आज शर्म आ रही है तुझे अपनी औलाद कहते हुए। चांदनी तूने ये क्या कर दिया, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरी माँ की इज्जत पर इससे क्या आंच आ जाएगी। तूने कभी नहीं सोचा कि मेरी माँ को जब ये मालूम पड़ेगा तो मेरी माँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। क्या तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया तू इतने हद तक गिर जाएगी। मैं नहीं जानती थी। तू बाहर इश्क लड़ा रही है और मुझे जॉब का कहकर जाती है। और क्या क्या छुपाया है तूने मुझसे, इसीलिए तू रिश्ते के लिए मना कर रही थी, है ना। इसीलिए तूने उन लड़के वालों के सामने ये सब नाटक रचाया था ताकि वहाँ तेरी शादी ना हो और तू इसी तरह इश्क लड़ाते फिरे उस लड़के आवारा के साथ। अम्मी के मुंह से फिर से हम्माद के लिए आवारा सुनना अब काबिले बर्दाश्त नहीं था। मैंने कहा, अम्मी वो आवारा नहीं है, आपको कितनी बार कहूँ, वो बहुत शरीफ खानदान से है और बहुत अच्छा लड़का है। आप बार बार उसे आवारा मत बोलें, आप उससे बात तो करें। अम्मी ने इतनी देर में मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी, इतनी जबान लड़ाएगी मुझसे। अगर वो आवारा नहीं है तो क्या कायदे से रिश्ता नहीं भेज सकता था घर पर, तुझसे क्यों मिला और तेरे साथ क्यों घूम रहा है फिर वो। और बेशरम तू भी तो उसके साथ घूम रही है। तू मुझसे एक बार आकर कहती तो सही कि तुझे कोई लड़का पसंद है, क्या मैं तेरे लिए बातचीत नहीं करती। तूने लेकिन बेशर्मी की हद पार कर दी। तूने तो खानदान की नाक ही कटवा दी है। वो तो अच्छा हुआ कि बेचारी वो लड़की आकर मुझे बता गई, वरना ना जाने तुझे कौन कौन इस हालत में देख लेता और मेरा मुंह पता नहीं किस किस जगह तू काला करवा देती। तूने तो सोचा भी नहीं कि बिन बाप की बेटी है तू। अगर तुझे कोई किसी लड़के के साथ देखेगा तो कौन शादी करेगा तुझसे। कल को वो लड़का अगर तुझे छोड़ गया तो कौन तेरा हाथ थामेगा, बता जरा। इन आवारा लड़कों का यही काम रहता है, पहले तेरे जज्बातों से खेलेंगे, फिर तेरी इज्जत से, और फिर तुझे तन्हा छोड़कर चले जाएगा वो हमेशा के लिए। फिर रोते रहना जिंदगी भर और अकेली रहना जिंदगी भर। कोई हाथ नहीं थामता एक बार इज्जत खराब हो जाए तो। अगर तुझे कोई और देख लेता ना तो हमारी नाक तो कटती ही कटती, साथ में तू हमेशा हमेशा के लिए घर पर ही बैठी रह जाती यहाँ पर। मैंने जैसे ही किसी लड़की का नाम सुना मैंने कहा, किसने बताया आपको और कौन आया था यहाँ पर जिसने ये सब बताया आपको। अम्मी ने कहा, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली। तूने मुझे बताया तू बाहर कहाँ काला मुंह करवा रही है, कहाँ आवारापने कर रही है, कहाँ किस आवारा लड़के के साथ घूम रही है, तो मुझसे सवाल जवाब कर रही है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस लड़की की कि उसने आकर मुझे तेरी सच्चाई बताई। अगर वो ना बताती तो पता नहीं मेरी पीठ पीछे कब तक ये बेहुदगी चलती रहती। चांदनी का तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का, जो तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया और तू मुझसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती रही। और ये भी नहीं सोचा कि अगर वालिदा को पता चल जाएगा तो वो जिंदा भी रह पाएंगी या नहीं। क्या तू मुझे मानना चाहती है। मैंने कहा, अम्मी आप ऐसा बिल्कुल ना कहें, ना मैं आपको मानना चाहती हूँ, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। आप एक बार हम्माद से मिल तो लें। अम्मी ने कहा, खबरदार अगर उस आवारा लड़के का नाम मेरे सामने लिया। मुझे उसे एक थप्पड़ नहीं कम से कम 4-5 थप्पड़ तो रसीद करने चाहिए थे ताकि उसकी भी अकल ठिकाने आए। क्या पता किस आवारा घराने से होगा और किस आवारा माँ का लड़का होगा। जैसे ही अम्मी ने अल्फाज कहे तो मानो ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे पर किसी ने सुइयां चुबा दी हो। मैंने कहा, अम्मी बस बस बहुत हो गया। आप इतना अनाप शनाप किसी के बारे में कैसे कह सकती हैं, जबकि आप तो उन लोगों को जानती भी नहीं। वो कितना शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का है ये आप नहीं जानती। आप उसके खानदान के बारे में जानती ही क्या है। आपको कोई हक नहीं किसी को आवारा कहने का, यहाँ तक कि आप उसकी वालिदा को भी अनाप शनाप कह रही हैं। आप जानती हैं उसकी वालिदा कौन है। अगर आप उन्हें एक बार देख लेंगी ना तो देखते ही रह जाएंगी और उनकी ताजीम में अपना सर झुका देंगी। आप नहीं जानती कि हम्माद किस खानदान से है और किस नेक खानदान से वो ताल्लुक रखता है। कम से कम बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करें। अम्मी मेरी बात सुनकर और भड़क गई और कहने लगी, कलमुही निकल जा मेरे सामने से, चले जा, वरना ऐसा ना हो कि मैं ही तुझे जान से मार दूं। और अब तू कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगी। नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे, नहीं चाहिए मुझे कोई भी ऐशो आराम, मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन तू कलमुही अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। तुझे बाहर निकलता हुआ देखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। और अगर तूने मेरी खिलाफ वर्जी करी तो याद रखना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने कहा, अम्मी ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप एक बार हम्माद से मिलिए तो सही, हम्माद के घर वालों से मिलिए तो सही, उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अम्मी कहने लगी, मैंने कहा ना मुझे ना तेरी कोई बात सुनना है ना ही तेरे मुंह से कोई और अल्फाज सुनना है। चुपचाप तू कमरे में चले जा, वरना ऐसा ना हो कि मुझे तुझे बांध कर पटकना पड़े। अम्मी की बात सुनकर मैं चुपचाप कमरे में चली गई। कमरे में मेरा आना था कि अम्मी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ताला भी लगा दिया और कहने लगी, अब इस ताले की चाबी सिर्फ मेरे पास है। देखती हूँ तू तेरे आशिक को कैसे बुलाती है और कैसे उस तक जाती है। और अगर तूने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो याद रखना
हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। समझ गई ना चांदनी तू? मुझे बहुत रोना आ रहा था और हम्माद की याद आ रही थी। बेचारे हम्माद को मेरी वजह से मेरी वालदा ने थप्पड़ भी रसीद कर दिया। एक जिन्सजात होने के बावजूद उसने अम्मी को कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से। लेकिन क्या मैंने सही किया अपनी मोहब्बत को रुसवा करके? मेरी वजह से उसकी कितनी बेइज्जती हुई, मेरी वजह से वो ज़माने में रुसवा हो गया, मेरी वजह से वालदा ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो जिन्सजात होने के बाद, इतनी ताकतों का मालिक होने के बाद भी कुछ ना कर पाया। मुझे हम्माद पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था और उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कहीं हम्माद नाराज़ ना हो जाए, वरना क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा? अगर वो मुझसे मिलने ना आया तो मेरा क्या होगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वालदा थी जिन्होंने बाहर से लॉक कर दिया था गेट को और ताला भी लगा दिया था, और मैं थी जो अब कमरे में तने तनहा बैठी हुई थी और अपने अफसोस के दरिया में डूबी हुई थी। यही सोच रही थी बार बार रह रहकर कि हम्माद इस वक्त कहाँ होगा? कहीं वो नाराज़ होकर उसकी दुनिया में चले जाएगा तो क्या होगा, और वो वापस ना आया तो क्या होगा? बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा मेरे बिना। मैं उसे इस तरह छोड़कर आ गई और उसने मुझे इस तरह परेशान देखा तो वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया होगा। फिर मुझे हम्माद की कही हुई वो बात याद आ गई। हम्माद ने मुझसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके अपनी वालदा को खुद बता दो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई और बताएगा तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। और आज उसकी नसीहत ना मानकर, उसकी बात ना मानकर मैंने अपने आप को इस मुसीबत में डाल ही दिया था, और मेरे साथ साथ हम्माद भी बेइज्जत हो चुका था। अम्मी की नज़रों में तो मेरी कोई इज्जत बची नहीं थी, लेकिन वो हम्माद को भी गलत समझ रही थी। हम्माद को कोई आवारा किस्म का लड़का समझ रही थी, जबकि हम्माद तो इंसान भी नहीं है जो आवारा हो, और उसने तो कोई ऐसा काम आज तक नहीं किया जिससे उसके दामन पर कोई दाग लगाया जा सके। अम्मी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं अम्मी से बात भी नहीं कर पा रही थी, ना ही उन्हें समझा पा रही थी, क्योंकि वो जा चुकी थी और वो बहुत गुस्से में थी। अभी कुछ समझाना यानी दीवार से सर फोड़ने के बराबर था, इसलिए मैंने भी अम्मी को समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे फिक्र थी जो सिर्फ हम्माद की, कि हम्माद इस वक्त कहाँ होगा, कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो हम दोनों की जुदाई का सबब बन जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था और हम्माद को मैं दिल ही दिल याद कर रही थी। दिन भर रोते हुए गुजर गया। जब रात हुई तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मुझे एक खुशी महसूस हुई कि शायद मेरी अम्मी को मुझ पर तरस आ गया है, लेकिन अम्मी ने दरवाज़ा खोला, खाने की प्लेट अंदर खसकाई और कहती हुई चले गई कि खाना खा लेना अगर भूख लगी हो तो, और अगर ज़्यादा प्यार का भूत सवार है तो खाना भी मत खाना, समझी? इतना कहकर अम्मी दरवाज़ा फिर से लॉक कर ताला लगाकर चली गई। मुझे अम्मी का ये रूप देखकर हैरानी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं। जो माँ में एक टाइम खाना ना खाती थी तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, आखिर वो माँ मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? लेकिन मेरी भी गलती थी, मैंने उनकी पीठ पीछे इतना बड़ा कारनामा जो कर दिया था। भले ही मैं जानती हूँ कि हम्माद और हमारा रिश्ता पाक है, लेकिन दुनिया वाले और वालदा को समझाना नामुमकिन सी बात थी। वालदा को कैसे समझाती कि हम्माद तो वो शहजादा है, वो पाक इंसान है जिसने आज तक मुझे कभी भी पाकी से दूर नहीं रखा, कभी भी मुझे नापाक करने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसने मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसके किरदार पर कोई शक किया जाए। वो तो एक पाक शख्सियत का मालिक था। लेकिन ये सब तो सिर्फ मैं ही जानती थी, अम्मी को कौन समझाता? कुछ भी आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। बहरहाल रात हो गई, लेकिन हम्माद का कोई अता पता नहीं था। अगर वो चाहता तो यहाँ पर ही मुझसे मिलने आ सकता था, लेकिन वो आया क्यों नहीं? समझ नहीं आ रहा था। क्या हम्माद मुझसे नाराज है? क्या हम्माद मुझसे खफा होकर चला गया है? क्या वो वापस नहीं आएगा? तरह तरह के वसवसे मेरे दिमाग में कूदे जा रहे थे, तरह तरह की बातें दिमाग में आ रही थी जो मुझे और ज़रा परेशान किए जा रही थी। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो सुबह से अभी तक पानी तक नहीं पिया था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम्माद को बुलाऊं, कैसे उसे समझाऊं और कैसे उससे बात करूं। मेरे पास तो कोई ऐसी ताकत भी नहीं थी कि मैं हम्माद से यहाँ से बात कर सकूं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं हम्माद का इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। रात भी ऐसे ही रोते रोते गुजार दी। सुबह जब अम्मी आई तो नाश्ता रख के चली गई, उसी तरह जिस तरह वो खाना रख के गई थी। लेकिन ना मैंने खाना खाया था, ना ही नाश्ता करने का दिल हो रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम्माद ही था जो अब मेरे दिल की बेचैनी को दूर कर सकता था। लेकिन कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहा मुझसे मिलने? क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ आ जाए? उसके पास तो सब कुछ है, फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? मैं यही सोच के कश्मकश में डूबी हुई थी। अचानक मुझे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने सोचा शायद हम्माद आ गया, लेकिन देखा तो मेरी वालदा ही थी। मेरी वालदा कहने लगी, देख चांदनी, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कर, चुपचाप ये नाश्ता कर ले और खाना वगैरह खाते रह। मैं सब कुछ कर लूँगी, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे कमाने की, और मैंने पहले भी काम करके तुझे पाला है, अब भी पाल सकती हूँ। लेकिन जल्द से जल्द मैं तेरे हाथ पीले कर कर तुझे किसी न किसी की दुल्हन बनाकर अपने घर से रवाना करके ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी के भी हाथ में तेरा हाथ देना क्यों ना पड़ जाए। अब मैं ये भी नहीं देखूंगी कि रिश्ता अच्छा है या बुरा, मैं बस तुझे तेरे घर का करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं जिससे तेरी शादी करूंगी चुपचाप उससे तू शादी कर लेना। बहुत सुन ली मैंने अब तेरी, अब एक बात भी नहीं सुनूंगी।
इतना कहकर अम्मी वहाँ से चली गई और एक और गमों का पहाड़ मेरे ऊपर तोड़ गई थी। क्या वाकई अम्मी इतनी जालिम हो सकती हैं कि मेरा हाथ किसी के हाथ में भी दे दें, चाहे वो कैसा भी मुस्तकबिल का इंसान हो। और परेशानी में अम्मी मुझे डाल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अब इन परेशानियों से निकलूं, कैसे हम्माद को बुलाऊं और इन सब परेशानियों से आज़ाद हो जाऊं, कैसे हम्माद को यहाँ बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन हम्माद का कोई अता पता नहीं था। इसी तरह आज का दिन भी गुजर गया लेकिन हम्माद ने आकर मुझे देखा तक नहीं। मैं खुद से ही बातें कर रही थी। मैं कह रही थी, हम्माद क्या तुम मुझे इस तरह परेशानी में देख सकते हो? क्या तुम मुझे इस तरह गम में देख सकते हो? क्यों नहीं आ रहे? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे? इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी लेकिन किसी और के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगी। प्लीज़ हम्माद आ जाओ। हम्माद तुम्हें मेरी कसम है आ जाओ। लेकिन हम्माद था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं वो ऐसी कौन सी जगह चले गया था जहाँ पर उसको मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो बड़ी बड़ी ताकतों का मालिक था लेकिन आज क्यों नहीं आ रहा था मुझसे मिलने? आखिर ऐसी क्या वजह थी? समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं उस लम्हे को कोस रही थी जब मेरी वालदा वहाँ पर बगीचे में आ गई थी। मेरे दिमाग में अब एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी, उस शख्स के लिए जिसने मेरी वालदा को ये सब बताया था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इंसानों में तो निखत के अलावा हम्माद को और कोई भी नहीं जानता था। ज़रूर निखत का ही इसमें हाथ होगा। वही जलपन में अम्मी को आकर बोल गई हुई कि मैं वहाँ पर हम्माद से मिल रही हूँ, मुझे एक बार यहाँ से आज़ाद होने दो, फिर उसकी अच्छे से खबर लूँगी। रात हो चुकी थी लेकिन हम्माद अभी तक नहीं आया था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और तड़प थी जो बढ़ती ही जा रही थी। हम्माद से बात करना बहुत ज़रूरी था, वरना वालदा अगर मेरा हाथ किसी के हाथ में दे देंगी तो मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन हम्माद के सिवा किसी और की नहीं हो पाऊँगी। मैं हम्माद को बार बार याद कर रही थी लेकिन वो आ नहीं रहा था। तभी अचानक मुझे हम्माद के उस लॉकेट का ख्याल आया जो उसने मुझे शुरुआती दौर में दिया था। शुरुआती दिनों में उसने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो इस लॉकेट को हाथ में रखकर दिल से मुझे याद करना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। मैं वो लॉकेट ढूंढने लगी। लॉकेट ढूंढने के चक्कर में मैंने सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर बाहर फेंक दिए। लॉकेट पता नहीं कहाँ रख दिया था। फिर अचानक मुझे मेरे ड्रॉस का याद आया और ड्रॉस खोला तो लॉकेट उसी में था। लॉकेट को सबसे पहले तो चूमा क्योंकि ये मेरे हम्माद की निशानी थी। लॉकेट को हाथ में लिया और सोचने लगी, क्या हम्माद इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस लॉकेट के जरिए, मेरी याद के जरिए क्या मेरे पास वापस आएगा? क्या उसे बुलाना ठीक होगा? क्या वाकई वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? मैं यही सब सोच रही थी। फिर मैंने ख्याल किया कि सबसे पहले तो हम्माद को बुलाया जाए, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा कि कैसे और किस तरह से इस परेशानी से अब मैं बाहर निकलूंगी। मैंने आंखें बंद की और हम्माद को याद करने लगी। उस लॉकेट को हाथ में रखकर हम्माद को बहुत याद किया और उसके बाद जैसे ही आंख खोली तो सामने सिवाय मेरे कमरे के कुछ भी नहीं था। हम्माद था जो अभी भी नहीं आया था। मैंने फिर से आंख बंद की, फिर से हम्माद को याद किया लेकिन जैसे ही आंख खोली तो हम्माद अभी भी मेरी नज़रों से ओझल था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी नाराज़गी है और इन सब में मेरा क्या कसूर है। मैंने क्या किया? मैंने कौन सा दिल दुखाया हम्माद का जो वो आने को राज़ी ही नहीं है? मैंने फिर से आंख बंद की, फिर से लॉकेट को हाथ में रखकर उसे दिल से याद किया लेकिन हम्माद फिर भी ना आया। अचानक मुझे जुनून सवार हुआ, गुस्सा आया और मैंने वो लॉकेट कमरे के कोने में फेंक दिया और बिस्तर पर लेटकर खूब रोई। इतना रोई कि ये भी नहीं मालूम पड़ा कि कब मेरी नींद लग गई। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी नज़रों के सामने हम्माद मौजूद था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।